गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए 6 क्लास का पेपर लेकर आई हूँ। जो आपने कल किया था, जो आपका कल पेपर हुआ था, जिन बच्चों ने दिया था उनका आज मैं पेपर सॉल्व करके बता रही हूँ। आप अपने अपने घर में बैठकर देख सकते हैं कि आपने कौन कौन सा प्रश्न सही किया है। अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर देखें ताकि आपको पता चले कि आपने कौन सा सही उत्तर दिया है और कौन गलत किया है, और ताकि गलत जो किया है वो दोबारा गलती ना करें, उसको सही कर लें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। ये पेपर है 6 क्लास का संस्कृत का, जो मैं सॉल्व करके बता रही हूँ। आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि आपने कौन सी गलती की है। तो शुरू करते हैं। ये पहला प्रश्न है, अपठित गद्यांश है, जो इस तरह से एषः देवालय अस्ति मम माता प्रतिदिनम तत्र गच्छति अनेके भक्ता अपि तत्र गच्छन्ति मम पिता अपि तत्र प्रतिदिनं गच्छति सर्वे तत्र नमन्ति सर्वे तत्र पूजां कुर्वन्ति आरती च गायन्ति अन्ते पुरोहितः प्रसाद यच्छति। यच्छति मैंने देना, बांटते हैं। तो सर्वे प्रसन्ना भूत्वा आगच्छन्ति। अब इसका हिंदी में भी देख लें, इसका अर्थ क्या है। एषा देवालय अस्ति, यह मंदिर है। मम माता, मेरी माता, प्रतिदिन मतलब रोज, तत्र मैंने वहाँ जाती हैं। अनेके भक्ता अपि तत्र गच्छन्ति, और अनेक भक्त भी, अपि मैंने भी वहाँ जाते हैं। मम पिता अपि तत्र प्रतिदिनम गच्छति, मेरे पिता भी वहाँ प्रतिदिन अर्थात रोज जाते हैं। सर्वे तत्र नमन्ति, सभी लोग वहाँ नमस्कार करते हैं यानी झुकते हैं। सर्वे तत्र पूजाम कुर्वन्ति है ये, सभी वहाँ पूजा करते हैं और आरती गाते हैं। अंत में पुरोहित प्रसाद यच्छति, पुरोहित जो पंडित जी हैं वो प्रसाद बांटते हैं। सर्वे प्रसन्ना भूत्वा आगच्छति, सभी प्रसन्न होकर आ जाते हैं। ठीक है, ये है इसका अर्थ। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। एक पदेन उत्तरत, पहला है एक पदेन उत्तरत यानी एक शब्द में उत्तर देना है। एषः कः अस्ति, कह के स्थान पर हम देवालय लिख देंगे कि देवालय, है ना। तत्र के नमन्ति, के मतलब कौन नमस्कार करते हैं, तो सर्वे या फिर भक्ता लिख सकते हैं, सर्वे भी सही है। तो पूर्ण वाक्य ने उत्तर, तो पूर्ण वाक्य में उत्तर कैसे देना है। पुरोहितम किम करोति, पुरोहित क्या करता है। पुरोहितः प्रसादम यच्छति, है ना, हमने पढ़ा था पुरोहित प्रसाद बांटता है, तो पुरोहितः प्रसादम यच्छति। जनाः तत्र किम किम कुर्वति, लोग वहाँ पर क्या क्या करते हैं। जनाः तत्र पूजाम कुर्वन्ति आरती च गायन्ति, ये इसका पूरा आंसर हो गया। अब आगे देखो, तीसरा में है विकल्पेभ्य शुद्धम चिन्हत, शुद्धम उत्तर चिन्हित है। जो ये विकल्प दिए हुए इनमें से चुनकर, एषः देवालय अत्र विशेषण पदम किम, यानी कि ये दो शब्द दिए हुए, इनमें से यहाँ पर विशेषण पद कौन सा है। विशेषण पद है एषः, क्योंकि देवालय संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द एषः है, तो हमारा उत्तर होगा एषः पर हम टिक लगाएंगे। उसके बाद देखो, जनकः अस्य पर्यायवाची चिदम अत्र प्रयुक्तम, तो यहाँ जनक शब्द दिया हुआ है। जनक इसका पर्यायवाची शब्द यहाँ क्या प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पर पहले आपको बता दूं कि जनक शब्द का उत्तर होता है, जनक शब्द का अर्थ होता है पिता, है ना। पिता, जिनको आप पिता कहते हैं, पापा कहते हैं, फादर कहते हैं, तो जनका का मतलब फादर या पिता। अब इसमें से देखेंगे कि पुरोहिता दिया है, पिता दिया है, तंत्र दिया है, अत्र दिया है, तो पिता इसका सही उत्तर है, तो पिता पर हम टिक लगा देंगे। उसके बाद देखो, अब ये सेकंड प्रश्न शुरू हुआ है। यहाँ पर बताया शब्दार्थ लिखो, तो शब्दार्थ हम लिखेंगे क्या क्या दिया है। नूतना यानी नया, दृष्टवा यानी देखकर, वारम वारम मतलब बार बार, रक्तः मतलब लाल रंग। तो जिन्होंने ये उत्तर दिए हैं उनको पूरे 4 अंक मिल जाएंगे। अब तीसरा प्रश्न है हमारे सामने, अधोलिखिता नाम वाक्या नाम प्रश्न सूचक वाक्यानि लिखन्तु, जो नीचे लिखे हुए वाक्य हैं उनका प्रश्न सूचक वाक्य लिखना है। तो यहाँ पे जहाँ पर भी ये तत्र, अन्यत्र, सर्वत्र, एकत्र और अत्र ये अव्यय दिए हुए हैं, इन अव्ययों को हटाकर इन अव्ययों के स्थान पर हमने कुत्र लिखना है। जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेखनी अत्र अस्ति, तो अत्र के स्थान पर कुत्र आ गया। बिल्कुल ऐसे ही इन सब में करना है। जो मैंने कॉपी देखी है उसमें बहुत सारे बच्चों ने सर्वत्र लिखा रहने दिया है, लेकिन सर्वत्र के साथ में
कुत्र लगा दिया। अन्यत्र लिखा रहने दिया है तब साथ में कुत्र लगा दिया, लेकिन ऐसे नहीं, जब कुत्र लगाएंगे तब ये शब्द हम हटा देंगे। तो इस तरह से लिखा जाएगा, वृक्षः तत्र अस्ति, वृक्षः कुत्र अस्ति, देवालयः अन्यत्र अस्ति, देवालयः कुत्र अस्ति, वायुः सर्वत्र अस्ति, वायुः कुत्र अस्ति, बालकाः एकत्र तिष्ठन्ति, बालकाः कुत्र तिष्ठन्ति, माता अत्र अस्ति, माता कुत्र अस्ति। इस तरह से इनका जवाब देना, यानी हर एक में कुत्र लगाना है इन अवयवों के स्थान पर। ठीक है, तो जिन्होंने ऐसा सही किया है तो उनको फुल मार्क्स मिल गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, है हमारे सामने कि उदाहरण अनुसार, चौथा प्रश्न है ये, उदाहरण अनुसार पट्टिकात शब्दानि रक्त पट्टिकानि शब्दानि उदाहरण अनुसार पट्टिकात शब्दानि रिक्त स्थानेषु लिखित दिए गए शब्दों को वचन के अनुसार अलग अलग करके लिखना है। तो कैसे ये शब्द दिए हुए हैं, जो इनको हमने एक वचन और बहुवचन के कॉलम में रखना। जो एक वचन का है वो एक वचन में रखेंगे और जो बहुवचन के शब्द हैं उनको बहुवचन कॉलम में रखेंगे। तो कैसे हैं, जहाँ पर भी ये आ की मात्रा और विसर्ग लगा हुआ है वो है बहुवचन। तो शिक्षिका भी बहुवचन है, अजा भी बहुवचन है, मापिका भी बहुवचन है, और ये फलानी, जो ये नपुंसक लिंग का भी इसमें बहुवचन है, क्योंकि नपुंसक लिंग में आनी लास्ट में लगता है, जैसे फलम फले फलानी, है ना। अब हमें समझ आ गया कि जब हमने बहुवचन ढूंढ लिए तो बाकी जो है वो एक वचन में हो गए। तो एक वचन में फलम आ गया, ये गायिका आ गया जिसमें विसर्ग नहीं लगा। स्त्रीलिंग में एक वचन में आ की मात्रा लगती है लेकिन विसर्ग नहीं लगता, ये आपको बताया था। तो गायिका भी इसमें एक वचन में आ गया। रजकः ये पुल्लिंग का एक वचन है, इसमें भी खाली विसर्ग लगा हुआ है बिना मात्रा के, तो इसलिए रजका भी एक वचन में हो गया। सह एक वचन का सह तौते है ना, तो प्रथम पुरुष का जो सह होता है सामान्य वह एक पुल्लिंग का है, तो इसको भी हम एक वचन में रखेंगे। और लेखनी स्त्रीलिंग एक वचन है, हमने आपको बताया था। जो स्त्रीलिंग वाले शब्द होते हैं उसके अंत में या तो बड़ी ई होता है या बड़ा आ होता है, बड़ा आ की मात्रा होती है या फिर बड़े ऊ की मात्रा होती है, और लेकिन बिना विसर्ग के होता है, तो वो एक वचन में होता है। लेखनी भी एक वचन में है, स्त्रीलिंग है, इसलिए हम इसको लगा देंगे, और गायिका भी इसमें। अब हमने देख लिया कि एक वचन में आए क्या क्या शब्द आए, फलम, रजका, सह, लेखनी और गायिका। और बहुवचन में वृक्षाः, शिक्षिकाः, अजाः, मापिकाः और फलानी, ये बहुवचन के शब्द हैं। तो आप चेक कर सकते हैं अपने पेपर को कि आपने क्या क्या लिखा है, और आपके फुल मार्क्स, अगर सबने सही लिखा है तो फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। अब है वर्ण संयोजनम कुरुत। वर्ण संयोजन हमें कैसे करना है, देखो ये प है तो प में उ, प उ पु, ये स में कोई स्वर नहीं है तो इसका मतलब ये आधा सा है। पु स त अ त क क और म में हल लगा हुआ है, तो इसका शब्द बनेगा पु त अ क अ म, पुस्तकम, ये शब्द बना। उसके बाद देखो छ त में कोई स्वर नहीं है तो इसका मतलब ये आधा ता है। र में अ लगा हुआ, इसका मतलब ये संयुक्त स्वर है, ये संयुक्त व्यंजन है, यानी त्र में इसको बनाएंगे इसको, और म अंत में म हल वाला लगा है तो शब्द बना छत्रम। उसके बाद देखो ख ए खे, ल अ ल, और त में छोटी ई लगा है, यानी कि त में छोटी की मात्रा लगेगी और शब्द बन जाएगा खेलती, यानी प्रथम पुरुष का एक वचन ये बन जाएगा। उसके बाद देखो प अ प, ठ अ ठ, प ठ, और त में विसर्ग लगा हुआ है, यानी कि पठतः बन जाएगा, अर्थात ये प्रथम पुरुष का द्विवचन का रूप बन जाएगा पठ धातु का, तो पठतः इस तरह से बन जाएगा। अगर आपने ये सही लिखे हुए ऐसे ही लिखे हैं तो आपको फुल 4 अंक मिल जाएंगे। उसके बाद देखो अगला प्रश्न छठे में है। छठे प्रश्न में लिखा हुआ है अधोलिखिताः शब्दानां वर्ण विच्छेदम कृत्वा लिखित। वर्ण विच्छेद करके इनको लिखना है। तो वर्ण लिखा हुआ है तो वर्ण का मतलब है कि व, अ और र जो ऊपर दिया है इसमें स्वर नहीं है तो इसमें इसको हम र हल लगाकर रखेंगे, लेकिन इसके साथ कोई स्वर नहीं लगाएंगे। और उसके बाद सीधे ण पर आएंगे। ण में अ की आवाज़ आ रही है, ण में हल लगाया और अ में विसर्ग है तो अ, ये बन गया वर्ण का वर्ण विच्छेद।
उसके बाद दाशरथी ही लिखा हुआ है, तो द में आ की मात्रा है, तो द आ, श अ, र अ, थ में ई, लास्ट में छोटी ई है और साथ में विसर्ग है, तो द आ दा, श अ श, र अ र और थ में ई थी, दाशरथी। इस तरह से शब्द ये वर्ण विच्छेद हुआ। उसके बाद पद्यम को कैसे करेंगे, क्योंकि द्य जो है ये संयुक्त व्यंजन है, तो संयुक्त का मतलब इसमें द आधा है और य मिला हुआ है, द और य मिला हुआ है, तो य में स्वर दिख रहा है, तो कैसे लिखेंगे, प अ प, द य अ द्य और म लास्ट में म में हल लगा हुआ है, तो पद्यम ऐसे बन गया। घटिका में घ अ ट ई, ट में छोटी ई है, तो ट ई और क आ, लास्ट में आ की मात्रा, तो क आ, घ अ, ट ई टी, घ टी का। इस तरह से वर्ण विच्छेद होगा इनका। अगर आपने भी ऐसे लिखा है तो आपको भी 4 अंक पूरे मिल जाएंगे। अब 7वां प्रश्न है हमारे सामने, अधोलिखितेषु अव्यय पदानाम अर्थ सह मेलत कुरुत। इनके जो अव्यय पद हैं इनका अर्थ मेल करके हमें मैच करना है, मेल करके लिखना है। तो देखो हमने कदा, पहले नंबर पर कदा है, तो कदा का अर्थ होता है कब, तो कब यहाँ पर है, तो ये पहले नंबर का मैच हो गया। अत्र मैंने यहाँ होता है, तो अत्र दूसरे नंबर का ये मैच हो गया। और कुत्र मैंने कहाँ होता है, तो तीसरे नंबर का मैच ये हो गया। और च का मतलब और होता है, तो चौथे नंबर का मैच ये हो गया। इस तरह से आपने भी इससे मिलाया होगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कदा, अत्र, कुत्र और च, ये इस तरह से, ठीक है। तो अगर आपने भी ऐसे लिखा है तो आपको भी फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और चिंता बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि अभी तो हम सीख रहे हैं, विद्यार्थी हैं, गलत भी हो जाए तो कोई बात नहीं, हम फिर से सीखेंगे, है ना। तो इस बात का ध्यान रखें, निराश ना हो। अगर आपका गलत हुआ है तो कोई बात नहीं, हम क्लास में इसको ठीक करवाएंगे। तो आगे देखें कि 8वां प्रश्न जो है ये मंजुषात शब्दम चित्वा वस्तूनि नामानि लिखत, यानी कि ये वस्तुओं के नाम लिखे हुए हैं, इनका आपने ये हिंदी में शब्द लिखे हुए, इनको संस्कृत में क्या कहते हैं, ये ब्रैकेट में से छांट कर हमने यहाँ इसके आगे लिखना है। तो शीशा यानी दर्पण, है ना, कलम यानी लेखनी, गिलास यानी चषकः और थाली मतलब स्थालिकाः, तो स्थालिक ये हो गया। ये आपने भी अगर ऐसे लिखा है तो आपका भी सही है, पूरे 4 अंक आपको भी मिल जाएंगे। अब 9वें प्रश्न में ये धातु रूप लिखे हुए, धातु रूप को सही उपयोग करके आपने लिखना है। और जहाँ तक मुझे लगता है ये आपने सही ही लिखा होगा, क्योंकि धातु तो सबको आती हैं। और यहाँ पे बालकः की ये जो है एक वचन है ना। बालकः जो भी नाम होता है वो एक वचन और प्रथम पुरुष का होता है, तो लिख धातु लिखा हुआ, इसका मतलब एक वचन की धातु का रूप हो जाएगा। प्रथम पुरुष में लिखती होता है, इसलिए यहाँ लिखती आ गया। छात्रों ये द्विवचन है, प्रथम पुरुष का द्विवचन है, तो द्विवचन का रूप क्रीड में क्रीडतः हो जाएगा, है ना। पठती पठतः, द्विवचन पठतः लग जाता है ना, ती तः, तो यहाँ पे क्रीडतः हो जाएगा। अहम उत्तम पुरुष का रूप है, उत्तम पुरुष एक वचन है, तो इसका मतलब गच्छ में ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब गच्छ के साथ गम धातु का उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप लग जाएगा। और आपको पता है कि उत्तम पुरुष के एक वचन में गम धातु में गच्छामी आता है, तो अहम के साथ गच्छामी आ गया, हमारा सही हो गया। और कवि जो है ये एक वचन है, अर्थात कोई नाम है, इसका मतलब ये संज्ञा है, उसका मतलब ये प्रथम पुरुष एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन में पश्य लिखा है तो पश्यति आ जाएगा। एक वचन में ती आता है ना, ती तहांति, और उत्तम पुरुष में आमी आवहामा आता है तो आमी आ गया, है ना। और द्विवचन में ती तह आता, ती तह, तो तह यहाँ पे द्विवचन में आ गया। इस तरह से आप अपना पेपर भी चेक कर सकते हैं कि अगर आपने ये ऐसा लिखा है तो आपको भी फुल 4 अंक मिल जाएंगे इसमें। अब आगे 10वां प्रश्न हम देखें कि 10वें प्रश्न में हमारे सामने दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्यानि अधिकृत्य उदाहरण अनुसारम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। तो प्रश्न निर्माण करो उदाहरण के अनुसार। उदाहरण कौन सा, सह गजः, यानी कि सह तो हो गया एक वचन प्रथम पुरुष का, और गजः बने हाथी होता है, तो हाथी के स्थान पर हमने प्रश्नवाचक शब्द लिखना है कह, सह कह।
तो इसी तरह से आपने यहाँ पर भी लिखना है। अब यहाँ पे ये देखना है कि अगर ये पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के साथ तो कहाँ आएगा। हमने किम सर्वनाम आपको याद करवाए थे कि किम सर्वनाम अगर याद होंगे तभी आप प्रश्नवाचक शब्द कर पाएंगे, प्रश्न निर्माण कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक वचन पुल्लिंग में आ रहा है कह, तो अगर ये स्त्रीलिंग होगा तो स्त्रीलिंग में जैसे यहाँ पे सा लिखा है आ की मात्रा, इसी तरह से का आ जाएगा। स्त्रीलिंग का मतलब कौन, तो सह में कह विसर्ग आ रहा है, जहाँ विसर्ग आ रहा है वहाँ विसर्ग, जहाँ विसर्ग नहीं आ रहा आ की मात्रा आ रही है वहाँ पर आप भी का में आ की मात्रा लगा देंगे। इसी तरह से इसको लगाएं से हल करेंगे। सह बाल कहा सह कहा, सा लता सा का, सा नदी सा का, यहाँ क्योंकि नदी भी स्त्रीलिंग है तो यहाँ भी सा का आ जाएगा। तत्फलम ये नपुंसक लिंग है, तो नपुंसक लिंग में किम सर्वनाम को किम के कहानी ऐसे आता है, इसलिए ये एक वचन है फलम, तो इसलिए किम आ जाएगा, तत् किम आ जाएगा। सह वृक्षः सह कहा, इस तरह से अगर आपने भी इसका हल ऐसे किया है तो आपके 5 अंक पूरे मिल जाएंगे। अब आगे 11वां प्रश्न जो है हमारे सामने संख्यावाची का है। यहाँ जो संख्याएं लिखी हुई हैं इनको हमने संस्कृत में लिखना है। तो जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं ये गलती से इसको नहीं देखना, क्योंकि ये एकदम वही सही नहीं लिखे गए हैं, क्योंकि शायद मिसप्रिंट हो गया है या तो इसलिए मैंने कहा था कि जो ये संख्या लिखी हुई हैं इसको आपने देखकर इनकी संस्कृत लिखनी है। तो 30 को संस्कृत में 63 बोलते हैं, 50 को संस्कृत में 65 बोलते हैं, 40 को संस्कृत में चत्वारिंशत् बोलते हैं, 35 को पंचत्रिंशत् बोलते हैं और 14 को चतुर्दश बोलते हैं। तो इस तरह से आपने अपना मिला लिया होगा पेपर कि आपने क्या क्या लिखा है। तो अगर गलत हुआ भी है तो कोई बात नहीं, हम फिर से सही करेंगे, उसको फिर से अभ्यास करेंगे, फिर से उसको हम सही दोबारा लिख पाएंगे, है ना। तो इसलिए ये तो हमारा परीक्षा का मतलब है कि हम अपने आप को एनालाइज कर पाएँ कि हमें कितना याद हुआ है। तो अगर नहीं सही है तो कोई बात नहीं, परेशान होने वाली बात नहीं है, हम फिर से अभ्यास करेंगे, नेक्स्ट एग्ज़ाम में नेक्स्ट परीक्षा में हम और अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। तो ये 5 अंक का है, जिन्होंने सही लिखा उनको 5 अंक मिल गए हैं। हमारा 12वां प्रश्न है इस तरह से, पट्टिकात निम्न वर्णानाम उच्चारण स्थानानि चित्वा लिखत। उच्चारण स्थान चुनकर लिखने हैं जो पर ऑप्शन दिए, ये ऑप्शन दिए हुए हैं कंठः, तालु, दंतः, ओष्ठौ और नासिका। तो इसको हम शब्द देखें इसका, तो प जो है प का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो दोनों ओंठ मिलते हैं इसलिए ओष्ठा हो गया। ख में श दिया हुआ है, श जो है इसका उच्चारण स्थान तालु है इसलिए ये तालु हो गया। अंग जो है, अंग को जब हम बोलते हैं तो नासिका से बोलते हैं, नाक से आवाज़ आती है अंग, इसलिए नासिका हो गया। थ का मतलब थ जब बोलते हैं तो दांतों के पीछे की तरफ जीभ उसे टच करती है, तब हम त थ द ध न बोलते। त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है इसलिए दंत हो गया। और ख जो है ये क वर्ग का है, तो क ख ग जो भी बोलते हैं तो कंठ से आवाज़ आती है इसलिए ख का उच्चारण स्थान कंठा हो गया। तो अगर आपने भी ऐसा ही लिखा है। अब 13वां प्रश्न है कि मंजूषा में दिए हुए यानी कि ये शब्द जो दिए हुए हैं इनको इनकी सहायता से इन खाली स्थान को भरना है। तो कैसे, यहाँ पे शिक्षकः ज्ञानम यच्छति, शिक्षक जो है वो ज्ञान देते हैं, किनको देते हैं, छात्रों को देते हैं। तो यहाँ पे छात्राएं चतुर्थी व्यक्ति का लिखा है, छात्राएं आ जाएगा। शिक्षकः छात्राएं ज्ञानम यच्छति। तापसः आश्रमात् आगच्छन्ति, तपस्वी जो है आश्रम से आते हैं तो ये आश्रमात् आ जाएगा सेकंड नंबर पर। दानम भूषणम भवति, दान हाथ का भूषण होता है, दान देना जो हाथ का भूषण यानी गहना होता है, तो इसलिए यहाँ पे हस्तस्य आ गया। दानम हस्तस्य भूषणम भवति। और मृग जो है वो वन में चरते हैं इसलिए मृगः वने विचरति, वन में मृग विचरण करते हैं यानी घूमते हैं। तो यहाँ पे लास्ट वाले में वने शब्द आ जाएगा। इस तरह से हमने इसको फिल कर दिया तो ये 4 अंक हमारे पूरे हो गए। अब यहाँ पे 14वें प्रश्न में मिलान दिया हुआ है कि कैसे मिलाना है इनको।
मिलान दिया हुआ है, स्तंभ का में और स्तंभ खा में, इनको मिलाना है, ये अर्थ दिए हुए हैं। तो निर्झरा का मतलब होता है झरना, तो क में का झरना हो गया। सत्य का मतलब सच होता है, तो ख सच हो गया। और आतपह का मतलब धूप है, तो धूप गा हो गया। नीडेशु का मतलब घोंसला होता है, तो घोंसला में यानी ये घा का उत्तर हो गया। अब हम देखेंगे 15वां प्रश्न, जिसमें पठित गद्यांश को किस प्रश्न हमने देखने हैं, सॉल्व करने हैं। तो देखें, ये अतिथि देवो भव की छोटी सी लाइन है, 3 लाइन है, इसी पर आधारित ये प्रश्न है। तो राधिका वारम वारम किम वदति, राधिका बार बार क्या बोलती है? अतिथि देवो भव, वो बार बार बोलती है अतिथि देवो भव, और ये एक पद में ही उत्तर देना है इसको, अतिथि देवो भव, क्योंकि ये पूरी एक लाइन ही एक शब्द है, तो इसलिए इसलिए लाइन से लिखेंगे। मार्जार्या कति शावका, ये क्री गलती से लिख गया है, तो कति मतलब कितने शावक हैं, तो 4 शावक हैं, तो इसका चतवारा हो गया। राधिका शावकई केन वदति, यहाँ पे तृतीय व्यक्ति आपको बताया था कि जब भी किम सर्वनाम का प्रयोग करें तो उसके उसी विभक्ति को ही हमने देखना होता है। तो यहाँ पे केन तृतीय व्यक्ति आया है, तो राधिका शावकों से किस तरह से बात करती है, तो वात्सल्यन आ जाएगा यहाँ पे, कि बहुत प्यार से, जैसे कि एक माता अपने बच्चे के लिए प्यार से बात करती है, वही वात्सल्यन शब्द आ जाएगा। या अगर आपने अतिथि देवो भव लिखा है तो भी आपका सही माना जाएगा, क्योंकि राधिका शावकों से किस तरह से बात करती है, वो शावकों से कहती है अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, इस तरह से बार बार बोलती है। तो इसका मतलब आपने अगर वात्सल्यन लिखा है तो भी सही माना जाएगा, और अगर अतिथि देवो भव लिखा है तो भी आपको उत्तर, आपको नंबर मिल जाएंगे। 16वां प्रश्न इसमें रंग भरो वाला था कि चित्रेषु, रेखा चित्रेषु निर्दिष्टान वर्णान पश्यन्तु, वर्णान पूरयन्तु। तो जो आकृतियाँ बनी हुई है और नीचे इनके नाम लिखे हुए हैं, रंगों के नाम लिखे हुए हैं, तो रंगों के नाम को समझकर आपने जो रंग इसमें दिया हुआ है वो रंग इसमें भरना है। तो यहाँ पर हरिता का मतलब हरा रंग है, तो यहाँ पे अगर आपने हरा रंग भरा तो सही हो गया। पाटला का मतलब गुलाबी, जो गुलाब का फूल होता है उसका गुलाबी रंग होता है, तो गुलाबी रंग भर देंगे यहाँ पे। नीला का मतलब नीला होता है, तो नीला रंग यहाँ पे भर देंगे। और रक्तः का मतलब लाल होता है, तो लाल रंग यहाँ भर देंगे। अब केसरा का मतलब नारंगी होता है, यानी केसरी रंग होता है। और श्वेत का मतलब सफ़ेद होता है। और पीता का मतलब पीला रंग होता है। और कृष्णा का मतलब काला रंग होता है। इस तरह से आपने इन शब्दों को अगर समझ लिया तो आप सही रंग इसमें भर पाएंगे। अब यहाँ पर जो है ये मैच करना है, जो कॉलम है इसको मैच करके हमने लिखना है। इस तरह से इसके नाम लिख के मैंने बताया था कि क्योंकि इसमें कलर आ नहीं पाया है तो इसको हम लिख कर बता सकते हैं कि इसको हमने लाल रंग दे दिया, इसको काला रंग दे दिया, इसको पीला दे दिया, ये गुलाबी दे दिया, ये नीला रंग दे दिया, और ये हरा रंग है, ये सफ़ेद है, और ये बैंगनी कलर है। तो इस तरह से हमने इस कलर को इसके साथ मैच करना है। ये रक्त वर्ण यानी लाल रंग, नील वर्ण यानी नीला रंग, कृष्ण वर्ण यानी काला रंग, हरित वर्ण यानी हरा रंग, ये क्या लिखा है, पीत यानी पीला रंग, श्वेत यानी सफ़ेद रंग, पाटला मतलब जो गुलाब वाला कलर होता है गुलाबी रंग, और नील रोहित मतलब बैंगनी कलर। ये इस तरह से इनके नाम, इसको हम इस तरह से मैच करेंगे। आपने भी इस तरह से किया है तो आपको भी फुल मार्क्स, यानी कि ये 8-8 मार्क्स के हैं, 8 हैं तो 1 अंक का है, तो आपको भी ये फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब प्रश्न पत्र जब भी हल करें तो आंसर शीट जो होती है ना, आंसर शीट के एकदम यहाँ पर तो आपने जो हाशिया बना हुआ है, हाशिया से इधर तो आपने बहुत अच्छे से बीचों बीच यहाँ एकदम लाइन के साथ जोड़ के नहीं, यहाँ पर खुले में प्रश्न के नंबर लिखेंगे। और यहाँ हाशिया से थोड़ा 2 उंगली छोड़कर यहाँ से बीचों बीच यहाँ पर शब्द उत्तर लिखा करें यहाँ पे, क्योंकि ये देखो पिनअप जब आप और पेज लेते हैं तो ये पिनअप करते हैं, है ना। पिनअप जब करते हैं तो ये क्या होता है कि ये यहाँ तक जुड़ जाती है कॉपी,
और यहाँ तक जो भी आंसर आपने लिखा है वो खोलने में बड़ी दिक्कत होती है, यूँ करके देखना पड़ता है। देखो आधा शब्द आपके इनके अंदर गया हुआ है, तो इसका मतलब इतनी लाइन छोड़कर यहाँ अगर आप पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर लें तो और भी अच्छा है, नहीं तो आप ये हाशिया से कम 2 उंगली दूर यहाँ से लिखना शुरू करें। अब इतना सारा पेज आपका खाली पड़ा है, ये किसी को देना थोड़ी है, इसको यूज़ करो। यहाँ से यहाँ तक के में बीचों बीच इसको अर्थ लिखो ताकि हर एक शब्द ठीक से समझ आए, लिखा हुआ कोई भी हिडन में ना जाए। ठीक है, ये इस बात का ध्यान रखा करो। और ये जब भी आप प्रश्न लिखो तो इस तरह से इस लाइन से थोड़ा हट कर लिखो। सभी बच्चे इसी तरह से लिखते हैं, एकदम सट के लिखते हैं, तो जो दिक्कत होती है। और प्रश्नों के जो ये जैसे प्रश्न नंबर 14 लिखा हुआ है, इसको अगर जैसे लाइन ड्रॉ करिए, एक प्रश्न खत्म हुआ, लाइन ड्रॉ की अच्छे से, प्रश्न नंबर 14 यहाँ पर लिखो, बीचों बीच लिखो। फिर उसके जो ऑप्शंस है वह 1 2 3 या का खागा, ये जो पेपर में आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन पेपर में जो भी ऑप्शन दिए हुए वही आपने नंबर लिखने होते हैं अपनी तरफ से, अपने मन से। अगर का खा को 1 2 कर दिया तो गलत हो जाता है, क्योंकि ढूंढने में दिक्कत होती है। इसलिए जो प्रश्न में जो ऑप्शन दिए होते हैं, जैसे 14 अंक में क्या दिया हुआ है, 14 नंबर में ये दिया हुआ है, ये देखो 14 में का खा दिया हुआ है और आपने अपनी तरफ से 1 2 3 4 लिख दिया, तो ढूंढने में दिक्कत होगी ना। इसलिए अगर इसमें का खा दिया हुआ है तो आप भी यहाँ पर पहले में क झरना, दूसरे में ख सत्य, तीसरे में ग आतपहा, चौथे में घ घोंसले, इस तरह से उत्तर देंगे तो दिक्कत नहीं होती, चेक करने में मुश्किल नहीं होती। और आपने अब आगे चलकर 10वीं के पेपर देने हैं, 12वीं के पेपर देने हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम देने हैं, तो आप इन बातों का बहुत अधिक ध्यान दें और अभी से आदत बना लें कि प्रश्न पत्र कैसे हल करना है। आपने अपने आप को देख लिया होगा कि आपने प्रश्न पत्र कैसे सॉल्व किया है और आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और जिनके आंसर्स थोड़े गलत हुए हैं वो निराश नहीं होंगे, वो प्रैक्टिस करेंगे, जो गलत हुआ उसका अभ्यास कर लें आज ही अभी कि इसका सही उत्तर क्या है, सही जो भी शब्द है, सही उत्तर जो है उसका लिख कर अभ्यास कर लें, समझ लें, तो आपकी गलती दोबारा नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही, विराम लेते हैं, फिर मिलेंगे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, विराम लेते हैं।